जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टारगेट जो अपना ये तीसरा वाला वीडियो है, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने एक एक हफ्ते का टारगेट लिया हुआ था, अब उसे हम कम करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में जैसे 2 महीने हैं लगभग, तो अपने 11 से 12 टारगेट पूरे हो जाएं और उसमें कई बार आप लोगों को रिवीजन करने को भी देखने को मिलेगा। तो टारगेट 3 जो है ये 26 से 30 अगस्त के लिए है। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले इकोनॉमी भी आपको देखनी है। तो इकोनॉमी एक नया टॉपिक है जो हम अगले 5 दिन देखेंगे। देखिए इकोनॉमी में क्या है, कल आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है, कहाँ से पढ़ना है, इसका एक थोड़ा सा प्रारूप तैयार करेंगे। उसके बाद आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी टाइम है अपने पास प्री में, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक बार आइडिया मिल जाएगा, फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ भी हम देख लेंगे। तो इकोनॉमी जो है वो 1-2 दिन आपको वीडियो मिलेगा, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास कोई नोट्स है अभी तक जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी एक टारगेट रख के आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको जो राज्य हैं, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है अपने इंडिया का। स्टेट्स, जो बाउंड्रीज़ हैं, अपने पड़ोसी देश हैं, कौन सा बॉर्डर मैकमोहन लाइन कहाँ पर कहलाता है, कौन से क्रीक हैं, ये सब सारी चीज़ें आप पहले देख लीजिए। उसके बाद जो पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनको भी आपको देखना है। इसको देखने में आप लोगों को एक टॉपिक बता देंगे, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि पहाड़ कैसे बन रहे हैं। आप चाहें तो इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन्स, हिल्स, पहाड़ियाँ, ये टॉपिक पढ़ने के पहले 1 घंटे, आधे घंटे उस टॉपिक को रेफ़र कर लीजिएगा जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी में है, कि कैसे पहाड़ बनते हैं, कौन से कारणों से बनते हैं। तो वहाँ पर एक बेसिक आपका पता हो जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है वहाँ से ना पूछा जाए, लेकिन पेपर जिस हिसाब से टफ हो रहा है, जिस हिसाब से डेप्थ में पूछी जा रही हैं चीज़ें, तो हो सकता है एक लाइन आपको हिमालय से रिलेटेड पूछ दिया जाए और अगला लाइन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट से पूछ दिया जाए। तीसरी चीज़ आपको इंडियन ज्योग्राफी में देखनी है, जो भी इंडिया का कोस्टल रीजन है, तटीय भाग है, जितने आइलैंड्स हैं, अपने लक्षद्वीप आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार द्वीप हैं, इनमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ने हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो। उसके बाद रॉक्स और सॉइल आपको देखना है। अब यहाँ पर आपको फिर फिजिकल ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा पीछे। वहाँ पर जाके आप ये देखिएगा कि पत्थर कितने प्रकार के होते हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन से हैं, सेडिमेंट्री कौन कहलाती हैं, इग्नियस कैसे हैं, मतलब जब ज्वालामुखी जब आपके ठंडे हो जाते हैं तो वो लावा, जब वो लावा होता है, वो कौन से तरह के, 2 तरह के रॉक आपके बन जाते हैं, धरती के अंदर कौन सी बनती है, धरती के ऊपर कौन सी बनती है। एक बार 1-1.5 घंटे इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। उसके बाद आइए इंडिया में। इंडियन ज्योग्राफी में आके ये देखिए कि अब हमारे देश में कौन सी चट्टानें कहाँ मिल रही हैं, धारवाड़ वाली चट्टानें कौन सी हैं। इनको रॉक्स और सॉइल देखने के बाद इसको हम अगले बार टारगेट में फिर रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आपने चट्टानों को समझ लिया तो आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम अगले टारगेट में आपका मिनरल्स देख रहे होंगे, जब हम देख रहे होंगे आयरन के बारे में कि जो आयरन ओर है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, कोयला कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको जो अगर चट्टाने वाला टॉपिक क्लियर है तो आप वहाँ से जोड़ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है और उसी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लोहा कौन से राज्य से उसका उत्पादन किया जा रहा है, कहाँ पे सबसे अधिक लौह अयस्क मिल रहे हैं, आयरन ओर मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके लिए कुछ हैंड रिटेन, मतलब हाथ से बनाए हुए कुछ मैप भी हैं आपके लिए, तो जब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, समझ में आएगा। उसके बाद देखिए मैप देखना है। मैप किसका किसका, जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी किताब से, अगर आपके पास कोई भी सोर्स अभी नहीं है, एनसीईआरटी पकड़ लीजिए। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, एक बार रीडिंग ज़रूर लगाइए, और आपको अगर उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें लगती हैं नोट करने वाली तो नोट कर लीजिए। मैप आपको उसी से रिलेटेड देखना है, फिजिकल इंडिया का मैप और पॉलिटिकल मैप के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा, तो और ज़्यादा आपको रिवीजन हो जाएगा उस समय। और यूरोप का मैप हम अभी देखेंगे अगले 5-6 दिन में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अफ्रीका का मैप हम लोगों ने देखा है। तो अफ्रीका में पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जो एटलस में मिलता है वो हमने देखा है, उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट है मैप का,
वो भी हमारा साथ साथ चलेगा। और उसके बाद कुछ हैंड रिटेन डायग्राम बनाकर भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। पहले बेसिक देख लीजिए, उन पोर्शंस को कवर करना है मैप से जहाँ से 80%, 90%, 70% सवाल आते हैं। और फिर जब करंट अफेयर के आधार पे भी हम मैप वगैरह देखेंगे तो बहुत आसानी से आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जनरल साइंस जो पिछला वाला टारगेट है, टारगेट 2, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, टारगेट वीडियो के नाम से है। वहाँ से जनरल साइंस के बारे में जो भी बताया गया उसी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है। अभी जनरल साइंस के ऊपर भी एमसीक्यू आप लोगों को नहीं मिला है, मिलेगा उसके ऊपर भी, लेकिन तब तक आप लोग अपनी तरफ से पढ़ते रहिए। और उसका सोर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि NIOS का मटेरियल या तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप NCERT पढ़ लीजिए। कम से कम बेसिक लेवल पे आपको इन दोनों में से किसी एक किताब को या फिर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री देखिए हम स्टार्ट करेंगे, जैसे इकोनॉमी हमारा शुरू हो रहा है उसी तरीके से हिस्ट्री भी आपको स्टार्ट करना है। मॉडर्न में हमने काफ़ी कुछ देखा है, अगर आपने वो टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो इस 5 दिन में कोशिश करिएगा। अगर आप इन 5 दिनों में यही जो अभी टारगेट 3 है केवल इसी को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद जब वो अगले टारगेट में रिवीजन होगा तो वहाँ से आप उस टारगेट के पॉइंट को रिवाइज कर लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो आपके सामने है उसी पे फोकस करिए। मिडिवल में हम सबसे पहले देखिए बढ़ेंगे एकदम शुरुआत से, अरब आक्रमण और सिंध पर जो विजय है वो पढ़नी है आपको। उसके बाद मोहम्मद गोरी का अटैक होता है, आक्रमण होता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, वहाँ आपको पढ़ना है। फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ना है गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्ततमिश है, इल्ततमिश के बाद रज़िया सुल्तान है, बीच में उनके एक और बेटे थे, वो आपको देखना है। और बलबन वगैरह सब आपको देख लेना है। और फिर खिलजी पे जाके रुक जाना है। अगर खिलजी तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो कम से कम ये शुरू के जो 3 टॉपिक हैं इनको ज़रूर कवर कर लीजिए। पहले बेसिक बन जाएगा और उसके बाद हम फैक्चुअल भी इस पे बात करेंगे जब अपनी थ्योरी क्लास चलेगी, कुछ शॉर्टकट रिवीजन टाइप की। तो अभी जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे तब आपको बहुत आराम हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपको सबसे अच्छा सोर्स बता देते हैं मिडिवल के लिए। अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ाई की है या कहीं से भी पढ़ी है, किताब वगैरह कुछ भी पढ़ें, तो NIOS का मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। गूगल पे सर्च करिएगा मिडिवल हिस्ट्री का, इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जल्दी आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं डिटेल में मटेरियल। बहुत ही सरल भाषा में बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। अगर आपने अभी तक किसी अच्छी किताबों को पढ़ा है तो उसी को रिवाइज़ करिएगा, फिर NIOS मत पढ़िएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ NCERT पढ़ रखा है 11th-12th का, तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि PCS और UPSC में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत फैक्चुअल आ रहे हैं, मतलब पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं होगा, आप ऐसे मानिए। लेकिन अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको फैक्ट्स में अंदर जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन आपसे थोड़े बहुत सॉल्व होंगे। और हिस्ट्री में टेंशन नहीं लेना है। हिस्ट्री में हमेशा कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर आएंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऑप्शनल वालों के भी नहीं सॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संसार है फैक्ट का हिस्ट्री में। कितना आप रिवाइज करेंगे, इससे बढ़िया आप बाकी जगह से नंबर अपना बढ़ा लीजिए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे करंट अफेयर हो। तो इतना टारगेट है अपना 30 अगस्त तक। एक और चीज़ जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में देखिए अगस्त कंप्लीट हो जाएगा, तो जहाँ तक अगस्त का करंट अफेयर आप लोगों को प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव का मिला है या आप कहीं से भी और पढ़ रहे हैं, तो अगस्त को साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलना है। जुलाई का प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जून का 20 क्वेश्चन का भी आया हुआ है, 1-2 दिन में, अभी अगले 6 दिन में, 7 दिन में, यानी अगस्त के एंड तक जून कंप्लीट हो जाएगा और मई पे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि मई जून दोनों कंप्लीट हो जाए, लेकिन मान लीजिए कि अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो जून जुलाई अगस्त ये तीनों आपके रिवीजन हो जाने चाहिए अगस्त के एंड तक। और मई और अप्रैल अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ें तो मत टेंशन लीजिए, इसमें साथ साथ सब कुछ कंप्लीट होता चलेगा। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड, अच्छे मतलब क्वेश्चन भी ठीक है, आप लोगों का वाजिब है ये बात पूछना कि करंट अफेयर में सर 90, 100, 120 क्वेश्चन मंथली कराइए, 50 साल मतलब 2024 जून वाला जो वीडियो है, जुलाई वाला, जुलाई में लगभग 65-70 MCQs हैं। तो उसमें कई लोगों का कहना था कि 100+ करवाइए। देखिए ऐसा है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो आपको खुद समझ में आएगा, आप खुद ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को छांटने के बाद आपके सामने फ़िल्टर करने के बाद वो कंटेंट और वो क्वेश्चंस लाया जाता है। तो कोशिश ये है
कि आपके और करंट अफेयर्स के संसार के बीच में जब हम लोग खड़े हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, या फिर वो आपके किसी अदर एग्ज़ाम के काम के होते हैं। जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल है, किसी और वनडे एग्ज़ाम की बात है, उनका करंट अफेयर्स एक अलग तरीके से चलता है। आपको हर चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो फ़िल्टर्ड कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज़ करिए, और एग्ज़ाम में आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन 90% 80% से भी अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 10-15% कुछ भी पूछा जा सकता है, वो उनके हाथ में होता है। क्योंकि पिछली बार का जब पीसीएस का क्वेश्चन था या आरओ में किसी एक में उन्होंने ये पूछ रखा था कि नेपाल में जो दुर्घटना हुआ था विमान हादसे का, वो किस कंपनी का था। तो जनरली इतना कोई ध्यान नहीं देता है। अगर जिनको भी ध्यान जिन्होंने दिया होगा उनका तो ठीक हो गया होगा, लेकिन अक्सर इतना डिटेल में कोई देखता नहीं है। तो ठीक है, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेंगे। आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है, नहीं हुआ तो छोड़ के अपनी निगेटिव मार्किंग नहीं बढ़ानी है, आपको आगे बढ़ना है। तो कुल मिला के 80 से 90% हिट करने का टारगेट रखिए। पॉलिटी में आप 100% का टारगेट लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन केवल गलत हो, लेकिन करंट अफेयर्स में 90% तक आपका सही अगर हो जाता है तो आपकी पढ़ाई सफल हो गई। 80% से भी अगर क्वेश्चन आपने सही कर दिया करंट अफेयर में तो भी आपकी पढ़ाई सफल हो गई। अब डिपेंड ये करता है कि कितना पढ़ा और कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको करा दिया जाए, उसमें से अगर आप 25-28 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा तो रेशियो कितना आ रहा है, एक मतलब 100 क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन उसमें से आ रहा है। तो ये रेशियो कोई बहुत तगड़ा रेशियो नहीं है। लेकिन अगर आपने 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसमें से आपको 30 क्वेश्चन मिल गए, तो आप ज़रा सोचिए कितना ज़बरदस्त रेशियो बन जाएगा। तो आपको अपना टाइम बिल्कुल सोच सोच के खर्च करना है, किसी एक में पूरी ताकत नहीं झोंकनी है। तो ये आपका टारगेट है, इस टारगेट पे हम लोग मिल के काम करेंगे। अगले 5-6 दिन में जो भी वीडियोस आएंगे वो इन्हीं टारगेट के आसपास होगा। और जहाँ भी और ज़रूरत पड़ेगी गाइडेंस की, जो भी आप लोगों को और समस्या हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को उसके बारे में जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए खूब अच्छे से, 2 महीना है, ज़रूर अच्छा होगा रिज़ल्ट आप लोगों का।